हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि कुछ दिनों के हैं, इस वजह से। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बिना देर के हुए। और कई तरह के क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सब पर चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं शुरुआत से। किस भारतीय लेखक की प्रतिमा सितंबर 2022 में रूस की राजधानी मॉस्को में स्थापित हुई है? कौन से ये भारतीय लेखक हैं? इंपॉर्टेंट नाम। आंसर होगा अण्णा भाऊ साठे। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। अण्णा भाऊ साठे वो मूलतः महाराष्ट्र से थे और महान कवि और उपन्यासकार के तौर पर उनको माना जाता है। और इस प्रतिमा को मॉस्को के ऑल रशिया स्टेट लाइब्रेरी फॉर फॉरेन लिटरेचर में स्थापित किया गया है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इसका अनावरण किया इसी महीने। और इस प्रतिमा के अलावा अण्णा भाऊ साठे की एक ऑयल पेंटिंग भी मॉस्को में ही, वहाँ पर भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है उसमें स्थापित किया गया है। ओके, और ये प्रोग्राम भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत और रूस के संबंधों का जश्न मनाने के लिए आयोजित जो कार्यक्रम था उसमें से ये एक हिस्सा था। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से अनावरण किया गया, अनवील किया गया जो प्रतिमा है अण्णा भाऊ साठे का। ओके, उनके बारे में बताऊं, उनका वैसे पूरा नाम था तुकाराम भाऊराव साठे, तो उनको अण्णा भाऊ साठे के नाम से जाना जाता है। जन्म हुआ था 1 अगस्त 1920 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाटी गांव में एक दलित परिवार में। और उन्होंने कुली, फेरी वाले, फिर कॉटन मिल असिस्टेंट के तौर पर काम किया था। अब सवाल ये है कि रूस में क्यों स्थापित की गई है उनकी प्रतिमा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मार्क्सवाद और बाद में अम्बेडकरवाद से बहुत प्रभावित थे। उनकी लेखनी जो है मार्क्सवाद से काफ़ी प्रभावित थी। वो जो लिखते थे कविताएं, उपन्यास वगैरह वगैरह। और प्रसिद्ध मराठी कवि बाबूराव बागुल ने कभी साठे को महाराष्ट्र का मैक्सिम गोर्की कहा था। ओके, उनकी 6 उपन्यास पर फिल्में बन चुकी हैं और वो ऐसे कुछ गिने चुने भारतीय हैं जिनके साहित्यिक कृति को, यानी उपन्यास और कविताओं को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो कवि और उपन्यासकार के तौर पर इनकी काफ़ी चर्चा थी, चर्चित थे ये। और उन्होंने पहली कविता लिखी थी लेबर कैंप में मच्छरों के खतरों को लेकर, और उनमें आम लोग और जन भावना ये सब शामिल रहता था उनके उपन्यास में। ठीक है, अब भारत सरकार ने वहाँ पर स्थापित करने में कैसे योगदान दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है वहाँ पर साठे की जो ऑयल पेंटिंग है उसको भी स्थापित किया गया है, लगाया गया है। तो ये है कि रूस और इंडिया के बीच में सांस्कृतिक संवाद और बेहतर हो सके, संबंध और प्रगाढ़ हो सके, तो इस वजह से इनकी प्रतिमा और ऑयल पेंटिंग वहाँ पर स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जिनको आप सोचेंगे कि पता नहीं, अच्छा महाराष्ट्र के थे तो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अण्णा भाऊ साठे, ये नाम आप ध्यान रखना। मॉस्को में स्थापित हुई है प्रतिमा, ओके, और ऑयल पेंटिंग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC में श्रीलंका के किस मुद्दे को उठाया? ये ऐतिहासिक मामला है। आंसर होगा तमिल समुदाय का मानवाधिकार। इस मुद्दे को इंडिया ने उठाया है। अब देख रहे हैं द हिंदू में न्यूज़। अब सवाल है कि भारत और श्रीलंका जो है वो तो मित्र देश हैं, और भारत ने अभी हाल ही में काफ़ी मदद की है श्रीलंका की। जब श्रीलंका उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, चरमरा गई, तब भारत ने ऑयल दिया, भारत ने अनाज दिए, इतने सब कुछ दिए। इसके बावजूद क्या ऐसा मामला हुआ कि इंडिया ने श्रीलंका के खिलाफ में यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है UNHRC, वहाँ पर मुद्दा उठाया। दरअसल हुआ यह है कि बीते महीने श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है वहाँ पर चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 रुका। कहाँ पर? ये यहाँ पर है हम्बनटोटा, ये बंदरगाह। तो जब ये चाइना की ओर से चल रहा था, इधर आ रहा था, उसी वक्त इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया था श्रीलंका से, और श्रीलंका से कहा था कि ये जहाज़ यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये युवांग
वांग 5 जो है ना, वो जासूसी जहाज है और वो दूर रहते हुए भी इंडिया के जो भी रक्षा यानी डिफेंस से रिलेटेड जो भी खुफिया चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो जुटा सकता है। लेकिन श्रीलंका पर कितना भी इंडिया ने दबाव डाला, लेकिन चीन के दबाव में आकर आखिरकार वो जहाज़ वहाँ रहा, कुछ दिन वहाँ पर रहा। युआन वांग 5 नाम है उसका, ओके। और इससे जो है वो इंडिया को काफ़ी चिंता हुई कि श्रीलंका का यूज़ जो है वो चाइना कर रहा है और श्रीलंका जो है इंडिया की बातें नहीं मान रहा है। अब इसके बाद भी वहाँ पर रुका रहा, जब इंडिया ने कहा कि तुरंत वहाँ से हटाया जाए, फिर भी वो वहाँ रहा। तो ऐसे वक्त में ये घटना हुई जब श्रीलंका एक तरह से वहाँ आर्थिक संकट है, बहुत बुरी तरह से है, और कुछ साल पहले वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था और उसकी चपेट में श्रीलंका आया था और भारत अच्छे पड़ोसी के तौर पर मदद निभाते हुए दिल खोल कर मदद की इंडिया ने, ओके। और अभी तो आर्थिक स्थिति खराब है, इसके बावजूद इंडिया वहाँ पर बहुत मदद कर रहा है, बहुत रकम भी दे रहा है, पैसे भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। श्रीलंका का जो हमनटोटा बंदरगाह है, वहाँ पर चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 रुका और माना यह जा रहा है कि भारत ने इसके जवाब में श्रीलंका को UNHRC में घेरा एक तरह से, ओके। कब हुई बैठक और कब ये मामला को उठाया गया है? श्रीलंका का ये जो मामला है वो 12 सितंबर को जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC की 51st सेशन थी और उसी में श्रीलंका के तमिल समुदाय के मामले के मानवाधिकार के मुद्दे को इंडिया ने उठाया। हालांकि श्रीलंका ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी और कहा है कि मानवाधिकार के संरक्षण और विकास की दिशा में वो काम कर रहा है। हालांकि भारत के इस कदम के बाद उधर चीन जो है वो श्रीलंका के सपोर्ट में वो बयान दे रहा है। अब सवाल है कि UNHRC में इंडिया ने क्या कहा है? तो भारतीय प्रतिनिधि ने ये कहा कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के जो सिद्धांत हैं उसको ध्यान में रखते हुए देशों को ह्यूमन राइट्स को बढ़ावा देना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, वायलेशन नहीं होना चाहिए। और श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल समुदाय हैं उनके प्रति भारत ने चिंता व्यक्त की। कहा कि श्रीलंका ने नस्लीय समस्या का निवारण करने के लिए काम करना चाहिए श्रीलंका को, और श्रीलंका में तभी शांति स्थापित हो सकती है जब तमिल समुदाय को बराबर के अधिकार दिए जाएंगे। वहाँ बराबर के अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि श्रीलंका में जो टोटल आबादी है उसका 18% यानी 18% हिस्सा तमिल लोगों का है, उनमें से ज़्यादातर भारतीय मूल के हैं। और कुछ साल पहले वहाँ पर गृह युद्ध हुआ था। लिट्टे एक संगठन था जो कि उसने श्रीलंकाई सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ था और बहुत सालों तक, दशकों तक ये युद्ध चला, गृह युद्ध चला। हालांकि वो गृह युद्ध खत्म हो चुका है और लिट्टे के जो प्रभाकरण थे वो मारे जा चुके हैं कुछ साल पहले ही, लेकिन वहाँ अभी भी भेदभाव है तमिलों के साथ, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है और श्रीलंका में तमिल भाषाई के लोग खुद को अलग थलग समझ रहे हैं, ओके। तो एक तरह से श्रीलंका पर एक प्रेशर इंडिया की ओर से ज़बरदस्त ढंग से पड़ा है कि भाई साहब हमने तो आपकी मदद की और आप हमें पीठ पे छुरा भोंक रहे हो। तो ये हुआ है पूरा मुद्दा। श्रीलंका ने क्या प्रतिक्रिया दी? तो श्रीलंका के विदेश मंत्री, उनका कहना है कि मानवाधिकारों का संरक्षण का काम किया जा रहा है, हम कर रहे हैं काम पूरी तरीके से, वगैरह वगैरह, अपने डिफेंस में उन्होंने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है। कई तरीके की PDF है और वो लेने के लिए आपको मेंबरशिप लेना होगा। 1 ईयर का मेंबरशिप है और वो छूट चल रही है अभी मात्र 150 रुपये में। इसके थ्रू आपको मिलता है PDF करंट अफेयर्स का, इसके अलावा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है, 40% डिस्काउंट मिलता है बुक्स पे। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और PDF जो है वो कई तरीके के मिलते हैं। 1 लाइनर होता है PDF और दूसरा MCQ विद नोट्स होता है, ताकि एग्जामिनेशन की जैसे भी तैयारी करनी हो आप वो कर सकें। और ये PDF आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इस तरह के मिलते हैं। हर मंथ अपडेट होता रहता है, आपके एग्जामिनेशन के लिए शानदार ढंग से तैयार किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। मेंबरशिप मात्र 150 रुपये में अभी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ GMAX 2022 युद्धाभ्यास किया है? आंसर होगा जापान। और इस एक्सरसाइज का पूरा नाम क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ओके। तो ये आयोजन हुआ है सितंबर में बंगाल की खाड़ी में और इस एक्सरसाइज में
इंडियन नेवी और जापान की जो मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स है, वहाँ जापानीज़ नेवी नहीं कहा जाता है, मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। क्यों? वजह यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चूँकि हारा हुआ देश था जापान, तो इस वजह से बहुत सारे सैंक्शन लगे थे और उनको उसके नेवी यानी सेना या किसी भी तरीके की सेना रखने का अधिकार नहीं था। हालांकि छूट दी गई थी कि सेल्फ डिफेंस फोर्स बना सकता है, तो ये सेल्फ डिफेंस फोर्स ही है जो कि नेवी के कैटेगरी का ही है। ओके, तो जीमैक्स एक्सरसाइज जो है ना वो 2012 में शुरू हुआ था और 2022 में अभी गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड राज्य मंत्रिमंडल ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? आंसर होगा 27%। तो झारखंड मैप में ये रहा प्यारे भारत में, और 27% अब 14% से बढ़ाकर 27% करने का ये प्रस्ताव पारित किया है राज्य मंत्रिमंडल ने। ओके, एक विधेयक का जो प्रारूप है उसको पारित कर दिया है। तो ये 27% कैसे होगा? दो कैटेगरी में होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 को 15% और पिछड़ा वर्ग 2 को ये 12% का आरक्षण मिलेगा। ठीक है, हालांकि ये तुरंत लागू नहीं हो रहा है, ये एक कानून बनेगा और उसके बाद ये लागू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी को 10% से बढ़ाकर आरक्षण कितना करने को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा 12%। ओके, 12% यानी 10 से बढ़ाकर ये 12 करने का प्रस्ताव पारित किया है झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, तो उन्हीं की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी उसके आरक्षण को 26% से बढ़ाकर कितना करने की मंजूरी दी है? टोटल कितना हो गया है? आंसर होगा 28%। ठीक है, 28% ये आरक्षण बढ़ाकर कर दिया गया है, यानी 26 से बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये राज्य मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई थी हाल ही में। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं इससे रिलेटेड, झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को टोटल मिलाकर बढ़ाकर कितना कर दिया है आरक्षण? तो अब वहाँ पर हो गया है 77%, इसको मंजूरी दी गई है। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है, तो इन सब को मिला लें अगर तो ये इतना हो गया 77%। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, झारखंड राइजेस रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड अदर्स, वो हो गया है 77%। और इसके लिए झारखंड पदों और सेवाओं में रिक्ति के आरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन के विधेयक को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अलग अलग कैटेगरी में क्या प्रस्ताव रखा गया है। जो विधेयक पारित हुआ है राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा, उसके द्वारा तो उसमें क्या क्या प्रावधान हैं। हालांकि ये विधेयक विधानसभा में पारित होगा, उसके बाद फिर और भी आगे की प्रक्रिया वो भी बताऊंगा मैं। तो अनुसूचित जाति इसका हो गया SC का 12%, अनुसूचित जनजाति यानी ST का 28% आरक्षण है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 15%, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 ये 12%, तो ये टोटल बढ़कर जुड़ जाता है तो ये 27%। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो जनरल कैटेगरी के EWS वाले हैं उनको 10%। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आरक्षण की कैटेगरी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड के राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य की स्थानीयता और निवासी की परिभाषा और पहचान के लिए किस वर्ष के खतियान यानी लैंड रिकॉर्ड्स को आधार बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर होगा 1932। तो 1932 के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर वहाँ के स्थानीय लोग वो माने जाएंगे कि वो स्थानीय लोग हैं कि नहीं। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है स्थानीयता का मामला, ये भी आपको बताते हैं। और जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है, जो यानी जो भूमिहीन है, वो उनके मामले में ये माना जाएगा कि वो उनकी पहचान ग्राम सभा के द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाज और परंपराओं के आधार पर होगी। जैसे बहुत सारे आदिवासी हैं जिनके पास लैंड रिकॉर्ड में उनके पास लैंड नहीं है, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो जंगल में रह रहे हैं, लेकिन वो भी स्थानीय वहाँ के माने जाएंगे और वो
जो उनकी संस्कृति है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, वो कौन सा परंपराएं पालन कर रहे हैं उसके आधार पर होगा। अब ये सवाल है कि खतियान क्या होता है। एक ऐसा दस्तावेज जिसमें ज़मीन से संबंधित एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन वहाँ पर खतियान में होती है। ओके, तो उसी को खतियान कहा जाता है। ओके, और ये 1932 के खतियान की क्या वैल्यू है। दरअसल 1932 के खतियान का आधार बनाने का ये मतलब हुआ कि इस वर्ष जिन लोगों के नाम खतियान में था, लैंड रिकॉर्ड में था, उन्हीं के वंशजों को स्थानीय कहा जाएगा। अब लोगों को ये बताना होगा कि हम जो हैं वो 1932 में जो लैंड रिकॉर्ड्स थे उसके हम रिश्तेदार हैं, उनके ख़ानदान से हम हैं, तभी ये माना जाएगा कि वो स्थानीय है। विधेयक के अनुसार, यानी जो ये बिल को मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से, तो उसके अनुसार स्थानीय लोगों को भूमि पर कुछ अधिकार और लाभ तरजीही व्यवहार प्राप्त होगा। जैसे क्या क्या तरजीह मिलेगा अगर वो स्थानीय तो, और अगर बाहरी हैं तो उनको नहीं मिलेगी वो तरजीह। यानी अगर कोई उत्तर प्रदेश से या बिहार से या बंगाल से वहाँ पर जाके रह रहे हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको क्या क्या मिलेगा, तो नदियों, झीलों, मछली पालन के अस्थायी विकास में उनकी हिस्सेदारी होगी। अपनी स्थानीय पारंपरिक और सांस्कृतिक जो बिजनेस है उसके लिए जो एग्रीकल्चर लोन है, इन सब में उनका अधिकार होगा ज़्यादा। लैंड रिकॉर्ड के रखरखाव संरक्षण में उनका अधिकार होगा, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए होगा, और यहाँ तक कि जो प्राइवेट और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में जो रोजगार के मामले हैं उनमें स्थानीय लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन का वो मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी झारखंड की नौकरियाँ आप देखते होंगे, उसमें ये है कि झारखंड के लोग ही भर सकते हैं, या कई सारे ऐसे राज्यों में भी है, अलग अलग राज्यों ने भी ऐसा प्रावधान किया हुआ है कि केवल वहीं के राज्य के जो लोग हैं वही भर सकते हैं, जो वहाँ के निवासी हैं वो, यानी डोमिसाइल जिनके पास है वही भर सकते हैं। तो ऐसे मामले में क्या होगा झारखंड में कि वहाँ के लोग ही, वो जो स्थानीय लोग होंगे उनके लिए खास, जैसे 100 पद निकले तो उनमें से ये होगा कि आप स्थानीय लोग ही, जो निवासी स्थानीय निवासी वही भर सकते हैं। तो उनमें से ये होगा कि उसमें से 60% या 70% या 100% वहीं के लोग वो नौकरी के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो ये जो है ना वो बदलाव ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसे पहले भी लागू करने के प्रयास हुए हैं। 2002 में बीजेपी की सरकार थी, बाबूलाल मरांडी की सरकार, तो वो भी इसी तरह की नीति लाई थी, सेम नहीं थी, लेकिन अदालत ने इसको रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने। इसीलिए अभी क्या हुआ है कि झारखंड की कैबिनेट ने, जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, उनकी कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि न्यायिक जांच से बचने के लिए ये अधिनियम तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है। संविधान की 9वीं सूची में जो भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं वो उसकी समीक्षा का अधिकार अदालत के पास नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। झारखंड की बात हो रही है, मुख्यमंत्री के बारे में मैंने कई बार बताया, हेमंत सोरेन है, राजधानी रांची है, और गवर्नर कौन है, रमेश बैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग टॉपिक। क्वेश्चन होगा, कृष्णम राजू का निधन 11 सितंबर 2022 को हो गया, तो वो इनमें से क्या थे। आंसर होगा एक्टर और पॉलिटिशियन, अभिनेता और राजनेता थे वो। 83 ईयर के थे, साउथ के एक्टिंग में उनका नाम था, और जो अभी एक्टर हैं प्रभास, उनके वो चाचा थे। ओके, 60 और 70 के दशक में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता के तौर पर प्रसिद्ध थे, और बाद में केंद्रीय रक्षा और विदेश राज्य मंत्री भी वो बने थे। ठीक है, 1999 से 2004 तक वो केंद्रीय मंत्री रहे। अगला क्वेश्चन थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने को मंजूरी दी है। आंसर होगा हट्टी। ओके, हट्टी नाम से। तो अलग अलग राज्यों में भी ये कई सारी जातियों को जनजाति में कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में एसटी में शामिल किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश की हट्टी नाम की एक जाति थी, इसे अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है इस महीने, और उसी में ये फैसला किया गया है। और ये जो समुदाय है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में
है और ख़ासतौर पर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के ही हट्टी समुदाय को एसटी में शामिल करने को मंजूरी दी गई। करीब करीब आबादी 1,60,000 के आसपास है, तो उनको ये फ़ायदा मिल सकेगा। अनुसूचित जनजाति में शामिल होने से बहुत सारे अधिकार मिल जाएंगे, आरक्षण भी मिल जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, राजधानी क्या है? शिमला। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ के किस जनजाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में शामिल करने को मंजूरी दी है? आंसर होगा बिझिया। तो बिझिया को अब एसटी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाने की मंजूरी दे दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, तो ये बिझिया जनजाति जो है वो झारखंड और उड़ीसा में एसटी कैटेगरी में है, लेकिन वहाँ नहीं थी, तो इस वजह से इसको यानी छत्तीसगढ़ में अब इस जाति को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। छत्तीसगढ़ मैप में ये रहा और यहाँ की राजधानी है रायपुर। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियों के पर्यायवाची शब्दों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मंजूरी दी है? आंसर होगा 11। ओके, 11 ऐसी। दरअसल होता क्या है कि कोई भी जनजाति जैसे हट्टी थी, तो हट्टी नाम से कुछ और नाम हो, या छत्तीसगढ़ में ही कई सारी जनजाति है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि भूमिया या भरिया या भुइयाँ, ये सब एक ही जनजाति है, लेकिन उसका कई जगह मतलब अपने आप में उच्चारण अलग अलग तरीके से करते हैं। तब उनको ये भी तय कर दिया गया कि जो शाब्दिक जो उच्चारण जो अलग अलग हैं उसको भी एक ही कैटेगरी में कर दिया जाए। तो ऐसे 11 जनजाति हैं, जैसे भारिया, गढ़वा, धनवार, नागेसिया, तालाब, ऐसी जो जनजाति हैं उनके पर्यायवाची शब्दों को भी मंजूरी दे दी गई। ऐसे 11 अनुसूचित जनजाति। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु की किन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मंजूरी दी है? ओके, तो ये वो जातियाँ अब अनुसूचित, यानी अनुसूचित का मतलब वो क्या हुआ? लिस्टेड। ओके, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी शेड्यूल बन गया है। जो संविधान के तहत जो शेड्यूल ट्राइब का एक प्रावधान है उसमें उस जनजाति को शामिल कर लिया गया है, तो इससे तमाम अधिकार उनको मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 2 हैं। कौन कौन से? नरी कोरवन और कुरीविकरण। ठीक है, तो ये इन दोनों को अब शेड्यूल कर दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? ये राज्य स्थित, तो यहाँ पर तमिलनाडु। ओके, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये कहा है कि तमिलनाडु के पर्वतीय क्षेत्रों में जो रहने वाले हैं नारी कोरवन और कुरीविकरण, तो उनको एसटी में शामिल करने की मंजूरी दी जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु की बात कर लें। राजधानी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन और गवर्नर RN रवि हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश की किस अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उसको मंजूरी दे दी है? आंसर होगा गोंड। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले गोंड समुदाय के जो अभी तक SC कैटेगरी थे उनको ST कैटेगरी में लाने को मंजूरी दे दी गई है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। गोंड या गोंडी या कोयतुर एक जनजातीय भाषाई समूह माना जाता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश ये रहा। उसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक में किस जनजाति के पर्यायवाची शब्द को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को मंजूरी दी है? तो ये किसे? आंसर होगा कुडी कुरबा। ठीक है, कुडी कुरबा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्नाटक के इसे कुडी कुरबा जनजाति के कई पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बेटा कुरुबा, तो उसे भी अब ST कैटेगरी में ही माना जाएगा। ऐसा फैसला
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। तो ये रहा प्यारा भारत और इसमें ये है कर्नाटक। ओके, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई। गवर्नर थावर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन होते हैं, रॉबिन उथप्पा ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास ले लिया है? आंसर होगा सभी, वनडे, टेस्ट, T20, इन सब से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी 14 सितंबर को। 36 ईयर के हैं और 2006 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था। ओके, इम्पॉर्टेंट बात ये है। तो ये ने कहा है कि सभी फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं इंडियन क्रिकेट के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नरेश कुमार का निधन हो गया 14 सितंबर 2022 को, तो इनमें से किस खेल से जुड़े थे? आंसर होगा टेनिस। टेनिस से वो जुड़े थे। 93 ईयर के थे, टेनिस प्लेयर रह चुके थे। और आपको बताऊं कि उन्होंने 1952 में डेविस कप की बात हो रही है, उसमें भारतीय टेनिस टीम की कप्तानी की थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ट्विटर के शेयर होल्डर्स ने यानी शेयर धारकों ने कंपनी को बेचने के लिए एलन मस्क की कितने डॉलर की जो ऑफर था, डील थी, उसको मंजूरी दे दी है? आंसर का 44 बिलियन डॉलर, करीब 3,300 अरब रुपए के आसपास ये होता है। ओके, तो अब ये मंजूरी दे दी है। और आपको बताऊं कि ट्विटर को ख़रीदने के लिए एलन मस्क ने ये प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब एलन मस्क पीछे हट गए। तो अब क्या हुआ कि पहले एग्रीमेंट हो चुका था कि हाँ हम खरीद रहे हैं, बहुत एग्रेसिव रूप से इन्होंने कोशिश की थी। शुरुआत में ट्विटर ने कोशिश की थी कि वो ना बिक पाए, लेकिन इन्होंने जब प्रयास किया तो उसके बाद अब ये पीछे हट गए। अब जब पीछे हट गए तो चूंकि एग्रीमेंट हो चुका था, तो इसलिए अब शेयर होल्डर्स ने भी कह दिया कि ठीक है आप ले लो, 44 बिलियन डॉलर में आप ले लो। अब दिक्कत ये है इनके साथ कि अगर ये नहीं लेते हैं, ट्विटर को नहीं खरीदते हैं, तो इन पर भारी भरकम जुर्माना हो सकता है। एक तरफ डील से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो फेक अकाउंट है, उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है ट्विटर, इसलिए हम इसे नहीं खरीदेंगे। लेकिन ट्विटर पीछे पड़ गया है कि नहीं आप तो खरीद ही लो, अब तो हो गया, नहीं तो इन्हें बहुत बड़ी रकम, कई बिलियन डॉलर का जुर्माना देना पड़ जाएगा। ठीक है, ट्विटर की बात हो रही है, स्थापना कभी थी? 2006 में। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया USA में है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और भी क्वेश्चन है तो अगले वीडियो में मैं आपको टोटल जो भी बचा हुआ है वो सब मैं आपको दे दूंगा। ओके, और हाँ अभी ऑफर चल रहा है, बहुत सीमित दिनों के लिए है। मात्र 150 रुपये में आप करंट अफेयर्स PDF के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं और मेंबरशिप के जरिए आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF तो मिलता ही है, साथ में मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। तो देर मत करना, देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।